Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras. मेरा नाम एराज है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुझे बतलाया था और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सिखाया था, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसे अच्छे से रिवाइज कर लिए हो, मेक श्योर और अच्छे से प्रीवियस क्लासेस को एंजॉय कर पाए और इस क्लासेस को भी आप अच्छे से समझिए और हर एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा, राइट। तो सो लेट्स लर्न अबाउट दिस ऑल द थिंग्स। देखो एक टॉपिक है जिसका नाम है दैट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स में यानी कि जानवरों में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स यानी कि बीमारी होगा किसके द्वारा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। किसमें होगा, तो जानवरों में होगा, राइट। तो इन्हीं सारी कुछ ऐसा बीमारी है जो जानवर में होता है। हम लोग तो ह्यूमन बींग से, हम लोगों को छोड़ करके कुछ जानवरों में बीमारी पाया जाता है। तो उन्हीं सारी बीमारियों के बारे में कुछ कुछ जानकारी देने वाला हूँ, उन्हीं सारी बीमारियों के बारे में आपको बतलाने वाला हूँ, उन्हीं सारी बीमारियों का नाम बताने वाला हूँ वन बाय वन करके, और उसके बारे में भी कुछ मैं लिखाऊंगा, राइट। तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी। और चलो देखते हैं। लिखा हूं जी कि फ्लोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होगा, किसमें, तो जानवरों में होगा। वो कुछ निम्नलिखित है, जैसे मैं कौन कौन सा बीमारी होगा वो नाम मैं बता रहा हूँ, या फिर तीन वो एग्जांपल है बीमारी का जो जानवरों में होता है। पहला है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। दूसरा है एंथ्रैक्स। तीसरा है एस्परजिलोलिस, सॉरी aspergillosis, right? This is the correct pronunciation of this particular disease which is caused in by the microorganisms in animals, right? ये जो बीमारी है, जो कुछ मैंने अभी बतलाया है, वो किसके द्वारा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होगा। किसमें होगा, तो जानवरों में होगा। इसे वन बाय वन करके समझने का प्रयास करते हैं और हर एक चीजों के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सब बीमारी का नाम है जो किसमें होता है, जानवर में। जैसे गाय, बैल, बफेलो, भैंस, ये सब उस जानवर में होगा, राइट। बीमारी का नाम। अब आइए चले जानते हैं। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जानना है अभी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने आपको फिर भी जबरदस्ती यहाँ पे लिखा रखा हूँ, ठीक है ना। जैसे पहले मैं बतला रहा हूँ फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। पैर और मुंह डिजीज, ठीक है। इट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। ये किसके द्वारा होता है, वायरसेस के द्वारा होता है। इसीलिए फुट एंड माउथ डिजीज का कॉजेटिव माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन कहलाएगा, बोलिए, तो वायरस कहलाएगा, ठीक है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कहलाएंगे, फुट एंड माउथ डिजीज का तो वायरस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये वायरस के कारण फुट एंड माउथ डिजीज होता है जानवर में। समझ गया, ठीक है ना। और किसके कारण होता है, कौन सा मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ाते हैं, तो उसमें से कौन सा ग्रुप्स है जिसके कारण ये बीमारी होता है, तो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हूँ वायरस के कारण, राइट। अब दूसरा है, नेक्स्ट है एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स नाम के एक बीमारी है जो जानवरों में होगा, राइट। लिखा हूं कि इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलस एंथ्रेसिस। ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंथ्रेक्स, यानी कि बैक्टीरियम के द्वारा। और कौन सा बैक्टीरिया, तो बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक बैक्टीरियम है, यानी कि एक बैक्टीरिया है जिसके कारण एंथ्रेक्स होता है जानवरों में, राइट। विच इज डिस्कवर्ड बाय, जो किसके द्वारा खोजा गया था, किसने बताया, तो रॉबर्ट कोच ने बताया। रॉबर्ट कोच साहब ने कब बताया, तो इन 1876 में बताया था, राइट। तो ये जो पॉइंट आपने देखा कि रॉबर्ट साहब ने, ये बैक्टीरिया है जो इसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस का डिस्कवरी किया है। और कब किया, तो 1876 ईस्वी में किया। ये जो पॉइंट आप देखे, ये बहुत ही वीवीआई कर लेगा। इससे बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में। तो आप लोग क्या करो, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए और आप इतनी सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए और आप इसे हमेशा के लिए याद रखिएगा। समझ गया ना। चलिए, तीसरा बीमारी है जिसका नाम है अस्परजिलोसिस। तो अस्परजिलोसिस नाम का जो बीमारी है वो इसके बारे में जानेंगे। इट इज ए डिजीज ऑफ एनिमल्स। यह जो बीमारी है वो किसका है, जानवरों का। हम लोगों में ये सब नहीं होता है, एनिमल्स का है। लाइक जैसे में पोल्ट्री बर्ड्स कॉज्ड बाई फंगस। जो अस्परजी
लोसिस नाम का बीमारी जो है वो जानवरों में होगा, लेकिन कौन सा जानवर में, जैसे पोल्ट्री बर्ड्स में, जैसे मुर्गी वगैरह सब नहीं होता, तो उसी को ज्यादातर ये बीमारी होता है। जो किसके द्वारा होता है, तो फंगस के द्वारा होता है। तो देखिए हर एक पॉइंट से जो 3 गो डिजीज बताए हैं, जो इंपॉर्टेंट डिजीज का नाम बताया और किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये तीनों जो कुछ भी है तो किसके कारण होता है, इसको हमेशा के लिए याद रखना। और एक मैंने अलग से बोनस पॉइंट लिखा है किसके द्वारा डिस्कवर किया जाता है, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, राइट। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ अस्परजिलोसिस पूछेगा तो कौन होगा, फंगस हो गया, राइट, ऑब्वियसली यस। और और क्या पूछ सकता है, पूछा कि अस्परजिलोसिस नाम का बीमारी जो है वो किसके द्वारा होता है, तो फंगस के द्वारा होता है, राइट, ऑब्वियसली यस। तो आप क्या करो, आप इफ यू वांट देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है, लिख लिया। चलिए वेरी गुड, आप इसे अच्छे से नोट कर लो ताकि मैं आपको और भी कुछ आगे की बातें मैं बता सकता हूँ। चलो लिख लिया होगा ना, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए लिख लीजिए, मैं साइड हट गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब बीमारी होगा, ठीक है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। अब बीमारी होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, बीमारी फैलाया जाएगा किसमें, लेकिन प्लांट्स में फैलाया जाएगा, यानी कि प्लांट्स में किस तरीके का बीमारी होता है और कौन सा बीमारी होता है प्लांट्स में। तो इन्हें सारे कुछ बीमारी का नाम जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वन बाई वन करके हर एक चीज के बारे में सीखना, राइट। तो लिखा हूँ कि following are the common plant disease caused by microorganisms are as follows। यानी कि कुछ कॉमन डिजीज है, ठीक है ना, जो कुछ कुछ प्लांट में होता है। तो मैंने लिख रखा कि कौन सा बीमारी जो है वो पेड़ पौधों को लग जाता है, कौन सा बीमारी जो है वो पेड़ पौधों को हो जाता है। तो कुछ निम्नलिखित बीमारी है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है, किसमें, तो पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स में, राइट। सबसे पहले लिखा हूँ रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट में रस्ट लग जाना, राइट, जांग नहीं जी, दूसरा है चीज है ये, ठीक है। दूसरा में लिखा हूँ सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर नाम का बीमारी जो है वो प्लांट में होता है, पेड़ पौधे में होता है, राइट। तीसरा लिखा हूँ येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, ये भी बीमारी का ही नाम है, राइट, जो किसमें होता है, किसमें होता है बोलिए, तो प्लांट्स में होता है, राइट, पेड़ पौधों में ये सब नाम का ये जो बीमारी है वो पेड़ पौधों में ही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 गो बीमारी है जो किसमें होता है, तो पेड़ पौधे में होता है, यानी कि प्लांट्स में होता है। तो ये तीनों बीमारियों को आप क्या कीजिए, आप अच्छे तरीके से इसको लिख लेगा, इन्हें सारे बीमारियों के बारे में बातें करते हुए, ठीक है। चलिए इसे आप लोग क्या करो, इसे आप लोग लिख लो, चलो लिख लो। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखिए पहला है, सबसे पहला में रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, व्हीट में रस्ट लगना, लिखा हूँ इट इज कॉज्ड बाय फंगस। ये किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है, यानी कि फंगी के कारण होता है। तो इसीलिए कॉजेटिव एजेंट यानी कि कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट कौन होएगा यहाँ पे, तो फंगी होगा। तो यहाँ से भी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। पहला पूछेगा कि रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो किसके कारण होगा, तो फंगी के कारण होगा, या फिर कॉजेटिव माइक्रो, या फिर ऐसे पूछा है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट, तो क्या बोलेगा, तो फंगी ही बोलोगे। तो 2 तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा, उसका आंसर एक ही था। तो मैंने आई होप कि तुम हर एक चीजों को सीख पा रहा होगा, जो कुछ मैं चीजें आपसे फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट लिख रखा हूँ कि दिस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एयर एंड सीड्स। ये जो बीमारी आपने देखा वो किसके कारण फैलता है जी, तो एयर के कारण, हवा के कारण, और सीड्स यानी कि बीच में ही, बीज में, ठीक है ना, बीच नहीं बोल रहा हूं मैं, बी अजा बीज, बीज में ही होता है पहले से ही ये बीमारी। जैसे ना देखो खखड़ी टाइप का कुछ बीज रहेगा, बीजल बीज, तो उससे रोपिएगा तो फिर इस प्रकार से बीमारी हो जाएगा, ठीक है। और एयर के कारण भी फैलता है, यानी कि एक पेड़ का हुआ तो दूसरा पेड़ का इस प्रकार से, इसीलिए देखते हो कि पूरा प्लांट ही नष्ट हो जाता है, यानी कि खखड़ी हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो दिस डिजीज ट्रांसमिटेड बाय एयर और सीड से पहले से ही, ठीक है। अब दूसरा बीमारी के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेना, राइट। सिट्रस कैंकर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो बताया गया कि इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये किसके कारण बीमारी होता है, सिट्रस कैंकर नाम का बीमारी जो है वो किसके कारण होता है, तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिट्रस कैंकर क्या कहलाएंगे, तो बैक्टीरिया कहलाएगा, राइट, ऑब्वियसली यस।
चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ जी, इट इज ट्रांसमिटेड बाय एयर। ये जो है वो एयर के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी कि एयर के द्वारा फैलाया जाएगा। ये बीमारी जो है वो सिट्रस कैंकर वो किसके मदद से या फिर किसके सहारे से फैलता है ये, तो पहले से ही बता दी हूँ, एयर। एयर के थ्रू जो है वो ये बीमारी फैलता है, राइट, ऑब्वियसली यस। अब थर्ड में बता रहा हूँ, इट इज मेनली अकर्स इन ट्रीज। ये जो है वो कुछ निम्नलिखित तरह का पेड़ में ही होता है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर पेड़ है जिसमें खास करके होता है, जैसे में लेमन हो गया, लाइम हो गया, ऑरेंज हो गया, और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं, राइट। तो ये कुछ पेड़ है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि एक बोनस पॉइंट के रूप में लिखा दिया कि कौन कौन से पेड़ में होते हैं, ठीक है। और बाकी जो ये कुछ कुछ है वो कोई भी पेड़ में हो जाएगा, राइट, इससे जो जरूरी नहीं है, राइट। लेकिन मैंने कुछ कुछ खास पेड़ है जो मैंने नाम यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इस पेड़ का नाम भी याद रखना, जो भी बोनस पॉइंट है उसको याद रखना। और एक जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया अभी और इससे पहले, वो कुछ एक्स्ट्रा था आपको चैप्टर में, जो जानकारी लायक चीजें थी वो कुछ खास था, तो वो मैंने बताया आपको, थोड़ा थोड़ा जानकारी मैंने आपको दिया उस चीज के बारे में। लेकिन उतना जानकारी लेना नहीं है, बल्कि बट फिर भी हमने आपको जानकारी दिया, राइट। तो आप इसे क्या कीजिए, आप इसे लिख लीजिए। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन एडिट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आगे बढ़ जा, किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बोलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं, जो थर्ड बीमारी, तीसरा बीमारी है जो प्लांट्स में होता है, जिसका नाम है जी येलो मोजाइक भिंडी, ठीक है। बीमारी का ही नाम है भिंडी, ठीक है ना। इट इज कॉज्ड बाय वायरस। ये किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, राइट। और नेक्स्ट लिख रखा हूँ कि इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट्स। ये जो है वो कीट पतंगा वगैरह सब लग जाता है फसल में, ठीक है। तो जी उसी के कारण जो है वो ये बीमारी होता है, येलो मोजाइक ऑफ वर्ल्ड, राइट, ऑब्वियसली यस। तो यही कुछ बीमारी था जो जानवरों में होता है और कुछ कुछ एनिमल्स में होता है, यानी कि। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि कुछ कुछ बीमारियां जो है वो प्लांट्स में भी होते हैं, तो मैंने उसके बारे में आपको जानकारी दिया, जो कुछ एक्स्ट्रा में था, राइट, कुछ हट करके था नहीं। हाँ, तो आई होप कि तुमने इसे समझा होगा अच्छे से और हर एक चीज के बारे में। तो आप चाहो तो आप इसे लिख लो। चलो ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड। अब एक नया टॉपिक आता है, एकदम नया टॉपिक, जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। अब आपसे कोई पूछता है, इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज फूड पॉइजनिंग और टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ फूड पॉइजनिंग, देन व्हाट विल यू से, राइट? Then you will just simply say that the diseases which is caused by the presence of microorganisms like bacteria and fungi in the food, then this is called food poisonings. ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि any type of the diseases which is caused by microorganisms in the food, then this is called as the food poisoning. अगर किसी भी प्रकार का बीमारी जो है, इन्फेक्शन जो है वो भोजन में चला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के चलते, तो वो भोजन जो है वो फूड पॉइजनिंग कहलाता है, ठीक है। या फिर इसी को फूड पॉइजनिंग का नाम दिए हैं, राइट, समझ गया ना। चलिए, मुझे यकीन है कि आपने सीखा होगा, राइट। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसके प्रेजेंस में यानी किसके उपस्थिति में हो सकता है, तो जैसे बैक्टीरिया हो गया एंड फंगी, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके प्रेजेंस में फूड पॉइजनिंग जो है वो ज्यादातर देखा जाता है और ज्यादातर होता है, राइट, ऑब्वियसली यस। देखिए एक पॉइंट लिखा हूँ कि इट अकर्स ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ अ स्पॉइल्ड फूड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जो बीमारी हुआ वो किसके कारण हुआ, तो स्पॉइल्ड फूड यानी कि बासी खाना वगैरह से नहीं आता, या फिर बर्बाद खाना, बेकार खाना को खाने से भी फूड पॉइजनिंग जो है वो हो जाता है, राइट। कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड यानी कि बिगाड़ा हुआ खाना, खराब खाना जो बासी हो गया या फिर बहुत देर का पका हुआ है, जैसा तैसा है, तो वो सब का सब फूड पॉइजनिंग होता है, तो उसी के कारण जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाता है, राइट। कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। नेक्स्ट लिखा हूँ कि क्यों, क्योंकि बासी भोजन में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली डेवलप कर जाएगा ना, इसीलिए। नेक्स्ट लिखा हूँ जी कि फ्लोविंग आर द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग, यानी कि फूड पॉइजनिंग का कुछ निम्नलिखित सिम्टम्स है। कोई पूछेगा कि फूड पॉइजनिंग किसी को हो गया, कोई कोई व्यक्ति को, हम कैसे पहचाने सर, उसका पहचानने का तरीका बताइए। तो वही तरीका के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, राइट। सबसे पहला मैं लिखा हूँ वोमिटिंग, यानी कि उल्टी आना, ये पहला लक्षण है। दूसरा हो गया डायरिया, ठीक है, यानी कि लूज मोशन, ठीक है ना। लेटिन पैखाना कैसे पतला हो जाता है, दैट इज द डायरिया। तीसरा है पेन इन एब्डोमेन, यानी कि पेट में दर्द रहेगा। चौथा है हेडेक, यानी कि हेड पेन, ब्रैकेट में लिख सकते हो,
लिख सकते हो, इफ यू वांट देन यू कैन राइट इट। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो। लिखने का इच्छा ही है तो लिख लो हेड पेन। ठीक है, हेड पेन होता है, हेडेक का मतलब हुआ सर में दर्द, राइट। और पांचवा लिखा हूँ फीवर, यानी कि थोड़ा बहुत बुखार भी रहता है फूड पॉइजनिंग अगर हो गया तो, राइट। चलिए अच्छी बात है। तो ये कुछ लक्षण था, ये कुछ सिम्टम्स थे फूड पॉइजनिंग का, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है, मैंने आपको सामने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप क्या करेगा, आप इतने सारी चीज़ों को और इतनी सभी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में न रह जाए, राइट। चलिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया, मिटा दें। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि तुमने इसे लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो फिर से मैं साइड हट रहा हूँ और आप एक एक बार अच्छे तरीके से इसे लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बातें करता हूँ इसी फूड पॉइजनिंग के बारे में बातें करते हुए, ठीक है ना। तो बता रहा हूँ जी कि इट कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग के कारण बहुत बड़े बड़े खतरनाक बीमारी भी होता है, और कभी कभी कोई लोग मर भी सकता है फूड पॉइजनिंग के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी विच कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होता है, विच कॉज फूड पॉइजनिंग। और कम इनटू फूड, जो कि है वो भोजन में आ जाता है, फ्रॉम द एयर। कहाँ से आता है, तो एयर से आ जाता है, डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से भोजन को छूना चाहिए, भोजन निकालिए, भोजन खाइए तो भी हो जाता है। अनक्लीन ऑफ फूड, भोजन को साफ सुथरा, सफाई पर ध्यान ना देना, यानी कि साफ करके भोजन को नहीं पकाना तो भी हो जाता है, राइट। कंटेनर्स, अनक्लीन फूड कंटेनर्स, जो मैंने बताया वो भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, और ये भी है कि जिस बर्तन में भोजन को रख रहे हैं वो भोजन जो है वो साफ सुथरा ना हो, ऐसे जैसे तैसे हो। कोई अभी अभी खाया था और एक बार नल खोल दिया और नल से एक बार ऐसे ऐसे धो लिया और एक बार ऐसे ऐसे धो लिया और फिर पानी को ऐसे फेंक करके रख दिया प्लेट को, तो भी फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। उसे अच्छे तरीके से बात करें। फ्लाइज, यानी कि कीट पतंगा वगैरह, इस सब से भी हो सकता है, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी से भी, कॉकरोच से भी, तिलचट्टा से, इंसेक्ट से भी, वही होगा कीट पतंगा, रैट्स एक्सेट्रा। और चूहे वगैरह, चूहा छुछुंदर वगैरह, ये सब नाम सुना होगा तुमने, तो वो आकर के जो है वो भोजन को छू देता है, राइट। तो उसके कारण भी ये बीमारी जो है वो फूड पॉइजनिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बसेरा है, उसके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता ही होता है, क्योंकि इधर उधर बुलते रहता है, इधर उधर भटकते रहता है। तो वो आया, आपके भोजन को छू दिया, तो फिर आपको होना ही होना है फूड पॉइजनिंग, यानी कि वो भोजन नष्ट हो गया, खराब हो गया, खाने योग्य नहीं रहा, उसमें बैक्टीरिया वगैरह ये सब लग गए, जर्म्स आ गए हैं, राइट। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द टू मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया व्हिच कॉज फूड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग यहाँ पे एक और फूड पॉइजनिंग आर, यहाँ पे कुछ दो निम्नलिखित एग्जांपल्स है किसका, बैक्टीरिया का है। दो गो ऐसा बैक्टीरिया का नाम बता रहा हूँ जिसके चलते फूड पॉइजनिंग ज्यादातर होता है, आमतौर से पाया गया है कि दो बैक्टीरिया के कारण ज्यादातर फूड पॉइजनिंग होता है। तो कौन कौन सा बैक्टीरिया, तो पहला साल्मो, यहाँ पे डब्ल्यू कैसे हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक है ना, साल्मोनेला होगा जी, ई होगा, SALMONE डबल एल, साल्मोनेला बैक्टीरिया नाम है, साल्मोनेला एक बैक्टीरिया का नाम है। एंड बैक्टीरिया, और दूसरा बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम एक बैक्टीरिया हुआ, दूसरा बैक्टीरिया साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो दो तरह का अलग अलग बैक्टीरिया है जिसके कारण बीमारी जो है वो हो जाता है, यानी कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, राइट। तो ये दोनों बैक्टीरिया से जो है वो बच सकते हैं, कैसे, तो आप क्लीन रखिए, जहां भी रखते हो कंटेनर क्लीन होना चाहिए, भोजन पकाते हो जिस जगह पर वहां पे साफ सफाई होना चाहिए, भोजन को अच्छे से वॉश किए हो फिर पकाना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। नेक्स्ट है एन एग्जांपल्स ऑफ फंगस व्हिच कॉज फूड पॉइजनिंग इज अस्परजिलस। एक फंगस का एग्जांपल बताओ, एक फंगस का नाम बताओ जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो सकता है, तो उसका नाम है अस्परजिलस,
ठीक है, aspergillus। इस नाम को भी आप हमेशा के लिए याद रखिएगा, यहाँ से भी कंपटीशन पूछेगा। ये सब पॉइंट जो बताया इससे पहले भी और अभी बता रहा हूँ, ये सब जो है वो कंपटीशन के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए अभी से ही बी स्ट्रॉन्ग, अभी से ही ताकतवर बनना सीखो। तो ठीक है ना, फंगस के कारण फूड पॉइजनिंग होगा, वो कौन सा फंगस है? तो aspergillus, aspergillus। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखा हूं जी, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज केमिकल चेंज। और भोजन जो है वो स्पॉइल हो गया, बर्बाद हो गया, खराब हो गया, तो वो कैसा चेंज है? तो केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि भोजन खराब हो गया तो बढ़िया कैसे हो सकता है कि नहीं? एक बार भोजन पका दिया तो पहले जैसा कैसे हो सकता? नहीं, पक गया, खराब हो गया, अब वो कैसे बढ़िया होगा? नहीं होगा। तो समझ गया ना, केमिकल चेंज है वो, राइट। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान दीजिए। अभी आपके स्कूल में, स्कूल लाइक ये प्रश्न है, स्कूल में ये सब पूछ सकता है कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी कि भोजन बर्बाद हो गया तो कैसा चेंज है? केमिकल के फिजिकल? तो केमिकल चेंज है। चलो, इफ यू वांट द कनेक्टेड, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, लिख लिया होगा। अब देखिए, फूड पॉइजनिंग तो हमने बता दिया, अब एक नया टॉपिक आता है, ठीक है ना, नया टॉपिक एकदम है। और उस टॉपिक का क्या नाम है जी? तो दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। टॉपिक का नाम है, नया टॉपिक का नाम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अब भोजन को किस प्रकार से प्रिजर्व करें, किस प्रकार से बचा कर रखें, किस प्रकार से सुरक्षित रखें। बचा कर रखें ही ना मतलब हुआ कि हम ही खाएंगे, कोई दूसरा ना खा ले, है कि ना? ऐसे ये नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको सुरक्षित कैसे रखें, उसको सेफ कैसे रखें, कोई बैक्टीरिया उसको अटैक ना करे, कोई भी बीमारी, कोई भी इंफेक्शन उस भोजन में ना चला जाए, उससे हमें बचाना है भोजन को, राइट। वो ये है हमारा टॉपिक। प्रिजर्वेशन का मतलब हुआ सुरक्षित रखना, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन का मतलब सुरक्षित रखना। तो किसको? तो फूड को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, लिखा हूँ। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का मतलब द प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स आर गिवन ए सुटेबल फिजिकल और chemical treatment in order to prevent from being spoiled, then this is called food poisoning। ठीक है, फिजिकली या फिर केमिकली रूप से हम फूड के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे ताकि जो भोजन है वो हमारा वो बर्बाद ना हो जाए, स्पॉइल्ड ना हो जाए, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर ना चला जाए। तो जो भी हम करेंगे वही हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड करेगा। जो भी तरीके अपनाने वाला हूँ, जो भी चीजें मैं करने वाला हूँ, वही हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहलाएगा, राइट। और इससे करके भोजन जो है वो सुरक्षित रह सकता है। तो दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यही हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहलाता है, राइट। तो लिखा हूँ जी। अब ये तो मैंने बताया कि व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये बताया मैंने, ठीक है ना। किस लिए बचाना है? ताकि फूड पॉइजनिंग यानी कि भोजन जो है वो हमारा फूड पॉइजनिंग का रूप ना ले, और भोजन खाने से फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। हिंदी मीनिंग जानना चाहते हो तो हिंदी मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता है यार, आपको कैसे बता दूं, है कि नहीं? फूड पॉइजनिंग का हिंदी बताइए। कैसे कैसे जिद करते हो, बताओ भला। हिंदी मीनिंग कैसे बता दूं आपको? इंग्लिश में ना पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज, मुझे खुद नहीं पता यार, आपको कैसे बताओ हिंदी मीनिंग, राइट। खैर कोई बात नहीं, आप सर्च कर लेना, गूगल पे टेक्स्ट कर लेना, पता चल जाए फूड पॉइजनिंग, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फूड पॉइजनिंग, ऐसे लिखना आ जाएगा, राइट। एनी हाउ, नाउ लिसन टू मी। अरे अभी देखने जा रहे हैं जी? हाँ हाँ, सही सोच रहा, अभी ही देख लीजिए, राइट। अभी देख लो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर, मैं सच में आपसे बता रहा हूँ कि अभी देख लीजिए, ठीक है ना। फिर पता चल जाए हिंदी मीनिंग, फिर वापस से आकर के वीडियोस को देखिए। और हाँ, हिंदी मीनिंग देख लोगे ना, तो फिर बगल में लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब देखिए, नेक्स्ट लिखा हूँ जी कि फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स, ठीक है। अब भोजन को प्रिजर्व कैसे रखना है, उसको सुरक्षित कैसे रखना है, तो कुछ निम्नलिखित मेथड है, कुछ निम्नलिखित तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके, उस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो भोजन को हेल्दी तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, यानी कि बचा करके रख सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड आता है सन ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। दूसरा आता है हीटिंग। नाम अभी बोल रहा हूँ मैं, ये वन बाई वन करके एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग को रोक सकते हैं कुछ निम्नलिखित तरीकों से, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को बचा करके रखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो जाए। फूड पॉइजनिंग से कैसे बच सकते हैं, तो वही कुछ चीजें हैं जो मैं लिखा रहा हूँ वन बाई वन करके। तो पहला बोला सन ड्राइंग यानी कि डिहाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा बोला हीटिंग। तो आप चाहो और आप यहाँ तक लिख लो, चलो लिख लीजिए, तुरंत से लिखो, स्क्रीनशॉट मारना, जो करना सो करो, लेकिन ये जो चीजें हैं वो आपके कॉपी में होनी चाहिए। चलिए, लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा में है जी, तीसरा में नाम है कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, ठीक है। ये नाम भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चौथा में है डीप फ्रीजिंग। पांचवा में है एडिशन ऑफ कॉमन साल्ट। छठा में है एडिशन ऑफ शुगर। सातवां में है एडिशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर।
8वां में लिखा हूँ यूज ऑफ स्पेशल प्रिजर्वेटिव्स, कुछ केमिकल स्पेशल केमिकल आते हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल को, सच है जैसे में सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है, और दूसरा है सोडियम बेंजोएट, तीसरा है सिट्रिक एसिड, नौवां मेथड है पॉस्चराइजेशन, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए, ठीक है। 10वां में लिखा हूँ पैकिंग फूड इन एयर टाइट पैकेट्स, एयर टाइट पैकेट्स में भोजन को रखिए जहां पे एयर जा ही नहीं सकता हो, ठीक है, तो आपका भोजन जो है वो सुरक्षित रहेगा, राइट। तो ये कुछ मैंने टोटल के टोटल 10 पॉइंट को मैंने लिखाया है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, 10 पॉइंट मैंने लिखा, देखो ये पिछला पेज है, ठीक है, देखो यहाँ से लिखा रहा हूँ पहला दूसरा और फिर देखो इधर, चलिए ये देखो तीसरा से लेकर के पूरा 10 गो पॉइंट है, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है भोजन को बचा सकते हो, ये कुछ 10 पॉइंट को इस्तेमाल करके आपके एग्जामिनेशन में आएगा कि व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, हाउ फूड पॉइजनिंग कैन बी प्रिवेंटेड, तो लिख देना है फूड पॉइजनिंग क्या होता है और फिर लिखना कि फॉलोइंग आर द मेथड्स बाय विच फूड पॉइजनिंग कैन बी स्टॉप्ड और कैन बी प्रिवेंटेड, तो टोटल 10 पॉइंट लिखना है, मैंने लिखाया है, और आपको जितना पॉइंट पूछा जाए उतना लिखो या फिर नहीं पूछा गया है खाली लिखा है कि फॉलोइंग आर देख करके लिख दीजिएगा, पूरा 10 पॉइंट फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, 5-6 पॉइंट भी लिखा तो भी फुल मार्क दे ही देगा आपका टीचर, ठीक है ना। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक पॉस्चराइजेशन, पॉस्चराइजेशन के बारे में के इस्तेमाल करके फूड पॉइजनिंग को रोका जा सकता है भोजन को खराब होने से, तो पॉस्चराइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो इस पे ज्यादा खास करके ध्यान देना, राइट, ठीक है, समझ गया ना। तो आप इसे क्या करोगे, इसे नोट कर लोगे, राइट, चलिए इसे लिख लीजिए, चलो इसे लिख लिया, मिटा दें, वेरी वेरी नाइस। अब देखो अब आगे बढ़ता हूँ, राइट, अब जो कुछ भी मैंने टोटल 10 मेथड्स आपको बताए हैं अब उसको वन बाय वन करके, वन बाय वन, राइट, डिटेल में पढ़ाऊंगा और डिटेल में जानकारी दूंगा, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे मैं देखिए पहला मेथड बताया फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए और भोजन को प्रिजर्व करके रखने के लिए, भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। पहला मेथड है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, यानी कि भोजन को बचाएंगे कैसे, तो सन ड्राइंग करके यानी कि डिहाइड्रेशन करके, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम फूड मटेरियल्स, यहाँ पे सिंगल स्पेस इन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, ठीक है, ड्राइंग का मतलब यहाँ था सूखा हुआ चीज और डिहाइड्रेशन का मतलब ही हुआ पानी की कमी, राइट, तो फूड मटेरियल में से पानी को निकाल लेंगे हटा लेंगे तो इसी को डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि सन ड्राइंग, धूप में सुखा देना, रौदा में जिसे बोलते हो, ठीक है, तो ये चीज जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं इसी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के बारे में बातें करते हुए, वो ये है कि द वेजिटेबल्स लाइक अ स्पिंच, यानी कि पालक साग जिसे बोलते हो, मेथी, कॉलीफ्लावर एंड पीज, ये कुछ वेजिटेबल्स का नाम है, मटर, पीज जो मटर बोलते हो, और प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं इन आवर होम्स, हम अपने घरों में कर सकते हैं बाय द सन ड्राइंग मेथड, और उसे धूप में सुखा करके, सन ड्राइंग मेथड जिसे बोलते हो, धूप में सुखा करके उसको रखेंगे तो ये ज्यादा दिन तक टिकेगा, राइट। और आप ऐसा देखे होंगे, अक्सर देखा होगा, रेंट पे रहते होगे तो कि कुछ कुछ जो लोग होते हैं वो ऊपर धूप में सिखा देता है कॉलीफ्लावर वगैरह, ये सब है कि नहीं, बंदा गोभी, ये सब, और ये बहुत सारे से साग वगैरह से सुखाते रहता है ताकि किसी भी तरह का कीट वगैरह सब ना लगे, राइट, तो इसलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, चलो लिख लिया होगा, लिख लिया ना, वेरी गुड वेरी नाइस। देखिए और भी पॉइंट मैंने लिखा है जैसे कि ग्रेप्स और प्रिजर्व, ग्रेप्स को भी आप प्रिजर्व करके रख सकते हो बचा करके बाय ड्राइंग टू मेक किशमिश, अब देखिए किशमिश कैसे बनता है वो भी बता रहा हूँ, जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर होते हैं, अंगूर अंगूर को सुखा दिया जाता है और अंगूर को सूखने के बाद किशमिश बन जाता है, समझ गया ना, पेड़ में ही छोड़ दिया जाता है सूखने के लिए, और नहीं सूखता जो टूट के गिर भी गया उसको फिर अलग से ये हम लोग क्या करते हैं धूप में उसको रख करके सुखा लेते हैं ताकि किशमिश बन जाए, राइट, किशमिश कैसे बनता है वो भी सीख गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रेप्स को ही अंगूर को ही सुरक्षित करके रखे तभी तो किशमिश मिला, ठीक है, जान गए, ये कुछ पॉइंट था, तो आप इसे लिख लीजिए, चलिए आपने इसे आप लिखते हो ना, मैं बोलता हूँ तो तुम लिखते हो ना इसे, चलो कॉपी में लिख लिए होगे, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाए, चलिए दूसरा मेथड है यानी कि दूसरा तरीका है जी कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय हीटिंग, अब भोजन को कैसे बचाएंगे तो हीटिंग करके, यानी कि उसको उसको थोड़ा सा हीट दे करके फूड को भोजन को बचा सकते हैं, आप जानते हैं कि हाउ,
लिखा हूं कि हीटिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज। हीटिंग करने से, थोड़ा सा गर्म करने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाता है, और इस प्रकार से जो है वो हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा पा सकते हैं, और हमारा जो फूड मटेरियल है, भोजन वाला जो चीज है, वो सुरक्षित रह सकता है। राइट, ऑब्वियसली यस। और दूसरा नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि बी बॉयल मिल्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्पॉइलेज। और मिल्क को अक्सर हम लोग गर्म कर देते हैं ताकि दूध जो है वो फाटे ना, इसे फट गया मतलब माइक्रो वगैरह ये सब जो है वो उसको फाड़ दिया, राइट, मिल्क में रहने नहीं दिया। तो मिल्क फट ना जाए उसके लिए हम लोग उसको थोड़ा सा सुसुम गरम या फिर सिर गरम या फिर खौला करके रख देते हैं, राइट। इस प्रकार से चीजें जो है वो करते रहते हैं ताकि कोई बैक्टीरिया जो है वो मर जाए, इसके लिए हमने मिल्क को गर्म कर दिया, राइट। ठीक है, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए, आपने लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो तीसरा मेथड जो मैंने बताया उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। अब भोजन को ठंडा करके रखा जाए या फिर रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रीज में रख दिया जाए, तो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उस भोजन को बचा सकते हो, यानी कि फूड पॉइजनिंग से उसको बचा लिया, यानी कि भोजन को प्रिजर्व करके रखा, राइट। तो जानते हैं कैसे, लिखा हूं कि द लो टेम्परेचर स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर टेम्परेचर आपने बहुत कम कर रखा है, ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बढ़ोतरी जो है, उसका संख्या में बढ़ापन जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। और नहीं बढ़ पाएगा तो फिर पता ही है आपको, जो चीज है वो सुरक्षित रहेगा, राइट। नेक्स्ट है द फूड मटेरियल्स लाइक मिल्क नीडेड फ्लोर, यानी कि डग गूथा हुआ आटा कुक्ड फूड, जैसे पका हुआ भोजन, लाइक जैसे में वेजिटेबल्स हो सकता है, दाल हो सकता है, फ्रेश फ्रूट हो सकता है, सब्जी फल भी हो सकते हैं। वेजिटेबल्स, पका हुआ फ्रूट ना होगा, आम के पेड़ में पका हुआ फ्रूट ना रहता है जिसको हम लोग खाते हैं, और का चूल्हा पर पकाएंगे। अरे कैसा बात करते हो यार, मेरा स्टूडेंट हो ना तो फिर क्यों सब करते हो। एंड वेजिटेबल्स आर केप्ट इन ए कूल प्लेस लाइक रेफ्रिजरेटर टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, राइट। इस प्रकार से जो चीजें हमने किया, पका हुआ भोजन या फिर गूथा हुआ आटा को गूथ दिया, क्योंकि महिलाओं लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स आपके मम्मा लोग क्या करते हैं, गूथ दिए आटा को, और फिर सत्संग हो गया या फिर कहीं जाना हो, बुलाहटा हो गया, कहीं भजन कीर्तन हो, गूथा हुआ आटा छोड़ देंगे वो और चल देंगे सत्संग में और भजन कीर्तन करने के लिए। तो गूथा हुआ आटा लो खराब हो गया, तो उसको बचाने के लिए कुछ करेगी, फट से उठा करके तुरंत सड़क से रख देगी फ्रिज में, क्योंकि उसको पता है कि फ्रिज में रखेंगे खराब ना होगा, फिर आएगी तब पकाने लगेगी। खैर उन पर गुस्सा मत कीजिएगा, उनका उम्र नहीं है ये सब करने का, इसीलिए वो जाते रहती है, राइट। मन नहीं ना लगता होगा, आई कैन फील इट, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो ये सब जो है वो चीजें होता है, फ्रिज में रख दिया जाता है वेजिटेबल्स वगैरह सबको, फूड वगैरह सबको, ताकि खराब ना हो। कितना लोग को देखते हैं ना कि एक एक हफ्ता का सब्जी ले आएगा, फ्रिज में ले जाकर पाड़ देगा, जो एक हफ्ते तक लगता है सीधा सीधा कई तरह। ऐसे नहीं करना चाहिए यार, क्यों ऐसे करते हो, मार्केट में सब्जी का कमी पड़ जाएगा, डेली लाओ डेली खरीदो, कुछ देर के लिए रखो रखो फ्रिज में, नहीं खराब नहीं होगा, मैं नहीं कहता खराब है, लेकिन ये सब गलत चीज है ना, डेली लाइए डेली खरीदिए, है कि नहीं। कौन खरीदा, टाइम नहीं है, फिर खाएगा खा ले, ना खाओ तो खा के भी टाइम नहीं है। एनी हो, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा हूँ आपसे। इफ यू वांट्स यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। देखिए फोर्थ मेथड यानी कि चौथा मेथड बता रहा हूँ जी, कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय डीप फ्रीजिंग। अब फूड को बचाया जाए कैसे, डीप फ्रीजिंग करके, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, वहां तक टेम्परेचर में चीजों को रख करके हम लोग जो है वो बचा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बचेगा, राइट। लिखा हूं कि डीप फ्रीजिंग ऑफ फूड कैन बी डन बाय प्लेसिंग इट इन द फ्रीजर चैम्बर। जहां पे कोई भी चीज जम जाता है वहां पर रख देंगे, ऑफ अपर रेफ्रिजरेटर और इन a special deep freeze refrigerator where where the temperature is less than 0 डिग्री सेल्सियस। वही मैंने बोला कि जो हमारे पास फ्रिज होता है, राइट, फ्रिज में एक ऐसा चैम्बर होता है जहाँ पे 0 डिग्री पे बर्फ जो है वो, पानी जो है वो बर्फ में तब्दील होता है, वहां पे रख देंगे, डीप फ्रीजर वो कहलाता है, राइट। ठीक है, या फिर ऐसे चैम्बर में रखेंगे जहाँ पे टेम्परेचर जो -1 डिग्री, -2 डिग्री, यानी कि 0 से कम टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि -1, -2, -5, -10, -20, -30 जितना ले सक, ठीक है ना। तो हम लोग वहां रख करके भोजन को अच्छे तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, सुरक्षित उसको रख सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ कि इट यूज टू प्रिजर्व मीट,
फिश एंड देयर प्रोडक्ट। इसका इस्तेमाल करके जो है वो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि इसलिए मीट को बचाने के लिए, मीट को प्रिजर्व करने के लिए, फिश को प्रिजर्व करने के लिए। और मीट, फिश, अब देखते हो क्या होता है शहर में कि मीट और फिश जो है वो पैकेट में पैक हो जाता है, नहीं पैकेट में छोटे-छोटे पीसेस करके पैकेट में पैक्ड करके मार्केट में सेल किया जाता है, राइट? तो वहाँ जो है वो सेल किया जाता है, राइट? उसका प्रोडक्ट को जो है वो आप पैक कर सकते हैं। फ्रूट को, फल को भी, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियों को भी आप इस प्रकार से बचा सकते हैं डीप फ्रीजिंग करके, डीप फ्रीजिंग मेथड्स। तो आई होप डियर कि वन बाय वन करके डिटेल में तुम समझ पा रहा होगा चीज़ों को कि किस प्रकार से जो है वो मैं फूड को यानी कि फूड पॉइज़निंग से बचा सकते हैं या फिर फूड को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, राइट? ऑब्वियसली यस। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा, लिख लिया, मिटा दें? देखिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, राइट? चलिए अब पांचवा आता है, पांचवा पॉइंट है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय कॉमन साल्ट। अब कॉमन साल्ट यानी कि नमक जो होता है, अब उसका इस्तेमाल करके कैसे हम लोग किसी भी चीज को सुरक्षित रख सकते हैं, कोई भी भोजन को किस प्रकार से जो है वो सुरक्षित रखा जाता है, राइट? तो बता रहा हूँ जी कि कॉमन साल्ट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू विच, कॉमन साल्ट जो है वो को अगर भोजन के साथ मिलाइएगा तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ को यानी कि बढ़ावा 1 से 2, 2 से 4 ये बोल रहा हूँ, ना कि इतनी होता है इतना होगी, वो नहीं ग्रोथ का मतलब हुआ। 1 से 2, 2 से 4 या फिर वो भी बड़ा ना हो जाए, प्रचंड रूप ना ले जाए, उसको रोक देता है, ठीक है? ड्यू टू विच, जिसके कारण इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व ए नंबर ऑफ फूड मटेरियल, जिसके कारण बहुत सारे भोजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नमक का इस्तेमाल किया जाता है, राइट? ये पॉइंट क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूं कि मीट एंड फिश, मांस और मछली और कवर्ड विथ ड्राई साल्ट, इसको भी कवर कर दिया जाता है सूखा हुआ नमक, नमक में मिला करके, टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ, इसलिए टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ताकि इसको ऊपर बैक्टीरिया का ग्रो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि मरा हुआ चीज है तो ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह सब ग्रो करना शुरू हो जाएगा ना, उसको सड़ाने लगेगा ना, तो उसको से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर नमक को छिड़क दिया जाता है, ठीक है? और फिर पैकेट में बंद करके उसको सेल कर दिया जाता है और बहुत सारा चीज पता नहीं क्या क्या करते रहता है। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट्स, ठीक है? अब जो है वो सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल करेंगे फ्रूट्स को भी सुरक्षित रखने के लिए, राइट? सच है, जैसे में मैंगोस, लेमन को, आंवला को, ठीक है? आम, नींबू और आंवला इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स, यानी पिकल्स का हिंदी मीनिंग हुआ अचार, अचार जो खाते हो खटाई, सब आम का अचार खटाई। टर्मरिंड इन द फॉर्म ऑफ चटनी, और टर्मरिंड नाम है, ठीक है ना, जो क्या है चटनी है वो, ठीक है? चटनी का नाम है टर्मरिंड, राइट? ऑब्वियसली यस। तो अचार जब भी मम्मी बनाती होगी, मम्मा बनाते होंगे, तो उसमें नमक डाल देते हैं, कहते हैं नमक डाल दो, राइट? ताकि जो अचार है वो प्रिजर्व रह सके। तो देख रहे हो नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं पिकल्स में और टर्मरिन में, यानी कि चटनी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं नमक को, ताकि वो जो है वो ज़्यादा दिन तक वो डिब्बे में पैक होकर के रह सके और वो खराब ना हो जाए, राइट? ऑब्वियसली यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है? आपने चाहा और आपने इसे लिखा, बहुत अच्छे। ये फिगर नहीं बनाना है, ठीक है ना? देखो छठा मेथड जो बताया हूँ उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, राइट? लिखा हूँ कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय शुगर। अब भोजन को सुरक्षित करेंगे, भोजन को बचाएंगे तो कैसे? शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करके। अब कोई लड़का सोचेगा कि चीनी का इस्तेमाल करके कैसे, तो चलो जानते हैं, लेट अस सी, नो प्रॉब्लम। लिखा हूँ शुगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन मेकिंग जाम्स, शुगर का इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में जाम्स में, ठीक है? जाम्स जो ऐसे छिड़ा करके देता सॉक्स वगैरह से जो मीठा उठा, हाँ हाँ, सो टेस्टी, सो यम्मी, इस प्रकार से खाते हो। एंड जेलिस, जाम्स एंड जेलिस का तो नाम सुना होगा, जाम कोई सुना हो, बहुत अच्छे। फ्रूट्स एंड जेलिस फ्रूट्स, राइट? तो इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देख सकते हो, राइट? ये जाम है, ठीक है? अलग अलग फ्लेवर में है, नींबू और ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी, इस सब फ्लेवर में जो है वो उपलब्ध है। जैम्स एंड जेली आते हैं, बहुत टेस्टी रहता है, लजीज रहता है, राइट? ठीक है ना, क्या ही कहना, मुंह में तो पानी आ गया, राइट? तो इसका इस्तेमाल करते हैं, चीनी को डाल देते हैं ताकि ये सुरक्षित रह सके, राइट? चलिए नेक्स्ट लिखा हूँ, बता रहा हूँ कि द फ्रूट्स व्हिच आर प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ जम्स, वैसा फ्रूट, वैसा फल जिसको
जर्म्स एंड जेली के रूप में बचा करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, सुरक्षित करके रखते हैं बाय यूजिंग शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करके एज प्रिजर्वेटिव्स यानी कि सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में, राइट। बचा करके रखेंगे बचाने वाला चीज से, ठीक है ना। ठीक है, प्रिजर्व मतलब बचा के रखना और प्रिजर्वेटिव मतलब बचाने वाला कोई चीज, ठीक है। बचा करके रखेंगे बचाने वाला चीज से, ठीक है। जैसे कि मैं अपना बदन को ढक करके रखूंगा ढकने वाला चीज है, जैसे मैं क्लॉथ्स, ठीक है। उसी प्रकार से बचा करके रखेंगे बचाने वाली चीज है, जहां पे यहाँ पे शुगर और चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राइट। जेम्स एंड जेली को बचाने के लिए। और वो कौन कौन से भोजन है, फल है, आई मीन टू से फ्रूट्स है जिसको बचा करके रखते हैं, तो हो गया एप्पल, सेब हो गया, मैंगो आम हो गया, ऑरेंज संतरा, स्ट्रॉबेरी हो गया, पाइन एप्पल हो गया एंड यानी कि और गवावा हो गया, राइट। तो ये सब जो है वो कुछ चीजें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बचा कर रख सकते हैं। और किस किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल करते हैं इसको सुरक्षित रखने के लिए, राइट। मुझे यकीन है कि आप चीजों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे हर एक चीजों को। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन रीड इट, आप चाहो और आप इतनी सारी चीजों को आप एक बार नोट कर लीजिए। चलिए लिख लिया होगा, लिख लिया, मिटा दें। चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस, मुझे यकीन है कि आपने लिखा होगा। चलिए नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट है जी, ठीक है, सातवां तरीका है, दैट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर। मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और विनेगर का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, तो ये भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं यानी कि भोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। जिसमें बता रहा हूँ कि मस्टर्ड ऑयल एंड विनेगर आर वाइडली यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो मस्टर्ड ऑयल और विनेगर का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, तो फ्रूट्स यानी कि फल और वेजिटेबल्स, दैट मीन्स कि सब्जियों को सुरक्षित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है मस्टर्ड ऑयल और विनेगर का, राइट। और बताता हूं तो क्लियर हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल और विनेगर जो है वो और यूज इसका इस्तेमाल होता है प्रिजर्वेटिव्स यानी कि ये सुरक्षा रखने वाले के रूप में इस्तेमाल किए रहेंगे विनेगर और मस्टर्ड ऑयल का, ठीक है। फॉर प्रिजर्विंग किस चीज को बचाने के लिए रखेंगे, तो फ्रूट्स को, फल को, जैसे कौन सा फल, तो मैंगो हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया एक्सेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ पिकल्स यानी कि अचार में जो है वो हम लोग तेल को डालते हैं तभी तो अचार बनेगा, और फिर खट्टापन लाने के लिए, अचार में खट्टापन आ जाए इसके लिए विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से हम फ्रूट्स को, फल को बचा रहे हैं, ठीक है ना, सुरक्षित प्रदान कर रहे हैं ताकि वो खराब ना हो जाए और ज्यादा दिन तक लगी वो टेस्टी रह सके, राइट। तो इसी के लिए हम लोग अनजाने में सही लेकिन वैज्ञानिक रूप में काम कर रहे हैं, कर रही है आपकी माँ, ठीक है। जिसके पास हो सकता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम हो, राइट। हो सकता है किसी के पास नॉलेज हो भी तो वो भूल गया होगा ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि घर में बूढ़ी माँ होती है या फिर जैसे कि दादी जी हो गए, वो भी तो माँ समान ही है, राइट। तो दादी माँ बोलते भी हैं, तो दादी माँ जो है वो हो सकता है उसको नहीं पता हो कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो बचा करके रखते हैं ये फलों को, ये विनेगर को दे करके और क्या बोलते हैं इसको मस्टर्ड ऑयल को दे करके, लेकिन अनजाने में सही लेकिन वैज्ञानिक वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इसका बड़ापन हुआ ना, हमें तो सैल्यूट करना चाहिए। और हम लोग नॉलेज रहते भर में भी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते और वो तो अनजाने में कर रही है, तो हमसे महान तो वो हो गई है कि नहीं। तब समझा किसी कैसे हो सोचते हो यार, ठीक है। पिकल्स, पिकल्स का हिंदी में हुआ अचार, पिछले बार भी बोला अभी बोल रहा हूँ अचार नहीं लिखा, लिख लीजिए कहीं ब्रैकेट में, हिंदी में अचार होते हैं, ठीक है। आठवां प्रक्रिया की मैं बात करता हूँ, आठवां प्रोसेस मैंने बोला, मैं लिखने का मौका देता हूँ, मैं जब बोलता हूँ लिखने के लिए तब लिख लिया। आठवां बता रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एज प्रिजर्वेटिव्स। कुछ भोजन को बचाए हैं, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कुछ सुरक्षा रखने वाला केमिकल का इस्तेमाल करेंगे भोजन को बचाने के लिए, ठीक है ना। तो लिखा हूं कि फ्लोइंग आर द थ्री केमिकल्स विच which is as preservatives which is used as, यहाँ पे लिखिए कुछ छोटा हुआ है यहाँ पे, used लग ही रहा था पढ़ने से, ठीक है। तो मैं फिर से रीड करता हूँ कि flowing are the three chemicals which is used as preservatives in order to preserve food, ठीक है। कुछ निम्नलिखित प्रकार का केमिकल्स है जो सुरक्षा प्रदान कर सकता है, सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं
कुछ निम्नलिखित भोजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो कुछ भोजन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ निम्नलिखित प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जो है वो भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कौन सा केमिकल है? तो पहला केमिकल है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, नाम है केमिकल का। दूसरा है सोडियम बेंजोएट, नाम है केमिकल का, ठीक है। तीसरा है सिट्रिक एसिड, इसके बारे में तो जानता होगा, सिट्रिक एसिड जो खट्टा चीज में होता है ज्यादातर सिट्रिक एसिड। ये जो तीन था वो कुछ केमिकल्स का नाम था, ठीक है। तो आप तीनों नाम याद रखोगे, कंपटीशन में, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स कैन बी यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को बचाने में कौन सा निम्नलिखित केमिकल्स का इस्तेमाल करके भोजन को सुरक्षित प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अभी तो तीन ही बताया, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी तीन ही जानना है, आपको तीन ही जानिए, राइट। चलिए इसे लिख लीजिए, इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए ठीक है, आपने इसे लिखा होगा अच्छे तरीके से, वेरी गुड वेरी नाइस। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, समझने में कोई कष्ट है? नहीं हो रहा, लेकिन लगातार क्लास कर रहा हो तो प्रॉब्लम आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, बट कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट लिखा हूँ कि द एबव थ्री केमिकल्स, जो ऊपर आपने तीन केमिकल का नाम देखा, आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, जिसको बचाने के लिए, जिसका इस्तेमाल करेंगे भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन प्रिजर्वेशन ऑफ जाम्स, जाम, जेलीज, जूसेस और स्क्वैशेस, ये सब चीज है, भोजन है, तो इसको हम लोग सुरक्षित प्रदान करेंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल करके, तो ये तीनों केमिकल का इस्तेमाल होता है इस सब चीजों में, ठीक है। कोई पूछा कि ये केमिकल्स का इस्तेमाल किस चीज को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ इस तरह का फूड को इस्तेमाल कर सकते हैं बचाने के लिए, राइट। चलिए इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिट्रिक एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन स्वीट्स, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं मिठाई को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है। जो भी हलवाई वगैरह होगा आपके शहर में, आपके सिटी में, वो ये सिट्रिक एसिड का भरपूर इस्तेमाल करता है, ताकि उसका जो स्वीट्स है, मिठाई है, वो सुरक्षित रह सके। तभी तो आप लोग जाइएगा और खाइएगा, लजीज। आपको क्या पता कि वो केमिकल्स मिलाए हुए हैं, खैर नहीं हो। चलो आप इसे लिख लो, मैं साइड हट चुका हूँ, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे फिगर, ध्यान ही मैं दिया फॉर्म में, यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो है वो फिगर यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पिकल्स के, यानी कि अचार का जो है इस प्रकार से पैकेट में भी आता है अचार, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि अचार खाना है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो पेरेंट्स जो है वो अचार बना देंगे, वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। जो ही बनाएंगे वो खा लीजिएगा, ठीक है ना। चलो इसे लिख लिया, लिख लिए हो, वेरी गुड वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, नौवां मेथड है जी, 9th नंबर पर आ चुके हैं हम लोग। अभी इस मेथड के बारे में भी क्या ख्याल है, आई मीन टू से दैट, किसके बारे में जानकारी लेते हैं। बता रहा हूँ कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पास्चराइजेशन, हाँ आ गया पास्चराइजेशन। ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज पास्चराइजेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पास्चराइजेशन, ठीक है। ये भी सीख जाओगे, ये सीख जाओगे तो ठीक है। तो भोजन को बचाएंगे पास्चराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करके, तो सीखना पड़ेगा पास्चराइजेशन मेथड क्या है। ए फ्रेंच साइंटिस्ट, एक फ्रेंच का, फ्रांस का एक कोई साइंटिस्ट है, नेम जिसका नाम था लुइस पास्चर, लुइस पास्चर हैज गिवन ए मेथड, लुइस पास्चर ने एक मेथड दिया ऑफ प्रिजर्विंग फूड, भोजन को बचाने के लिए, और इसी मेथड को, दिस मेथड इज कॉल्ड, और इसीलिए इस मेथड का नाम रख दिया गया पास्चराइजेशन, ठीक है। आफ्टर हिज नेम, उस साइंटिस्ट के नाम के बाद इस नाम को रख दिया गया है पास्चराइजेशन, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लुइस पास्चर ने इस मेथड का डिस्कवरी किया, उसने दिया है, इसीलिए मैंने उसी, हम लोगों ने, हमारे देश के साइंटिस्टों ने उसी के नाम से ये सिद्धांत को रख लिया, राइट। अब देखिए, द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन इज यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क, ज्यादातर पास्चराइजेशन का इस्तेमाल करते हैं दूध को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि दूध जो है वो सुरक्षित रह सके। देखिए क्या होता है इसमें, पास्चराइजेशन मेथड में क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, राइट। लिखा हूँ कि फर्स्ट, सबसे पहले द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 मिनट्स, मिल्क को जो है वो 70 डिग्री टेम्परेचर पे उसको खौलाया जाता है, आई मीन टू से, खोलेगा तो नहीं है, आई मीन टू से गर्म किया जाएगा 15 मिनट तक, राइट। किस लिए? टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, ताकि उसमें जितने भी तरह का बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सबके सब मर जाए, इसके लिए, राइट। और नेक्स्ट, उसके बाद
दिस मिल्क इज कूल्ड वेरी क्विकली, इस मिल्क को फिर तुरंत उसको ठंडा कर दिया जाएगा टू ए लो टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को कम करके ठंडा कर दिया जाएगा टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ एनी बैक्टीरिया, ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का ग्रोथ जो है वो ना हो सके, यानी कि ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। मैं रिपीट करता हूँ, पास्चराइजेशन मेथड क्या है। तो मिल्क को बचाते हैं पास्चराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके। इस मेथड में क्या होता है, तो सबसे पहले दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर दे करके उसको गर्म किया जाता है, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर देते हैं और गर्म करते हैं उसको, राइट। कितने देर के लिए, तो 15 मिनट के लिए, राइट। और फिर उसके बाद तुरंत उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके। गर्म किए बैक्टीरिया मारने के लिए, ठंडा किए ताकि कोई भी बैक्टीरिया उसमें ना लग जाए, राइट। तो इस प्रकार से जो है मिल्क में रखते हैं। इसका इस्तेमाल करता है डेयरी वाला आदमी, यानी कि जो बड़े बड़े डेयरी का इधर उधर करता है ना, लेन देन दूध वगैरह सबका, वहाँ डेयरी प्रोडक्ट में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि दूध का वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होता है और दूध को सुरक्षित रखना पड़ता है, तो ऐसे करके वो इस्तेमाल करता है। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक लिख लिया, ठीक है, यहाँ तक भी लिख लो, सोच रहे हो तो। चलिए 10वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ जी, 10वां मेथड है भोजन को सुरक्षित रखने के लिए, वो ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय पैकिंग इन एयर टाइट पैकेट्स। भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं एयर को टाइट करके, ठीक है। ऐसा जगह रखें और ऐसा चीज में रखें जहाँ पे थोड़ा सा भी एयर ना जा सकता हो, ठीक है। तो हम लोग भोजन को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं ऐसा जगह पर रख करके जिसमें किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का ये हवा ना जाए उसमें, ठीक है, ताकि भोजन जो है वो सुरक्षित रह सके। लिखा हूं कि ड्राई फ्रूट्स, सूखा हुआ फल, ठीक है, जैसे किशमिश, छोड़ा, काजू वगैरह सुना हो, वही सब ड्राई फ्रूट्स, इवन वेजिटेबल्स, कुछ कुछ सब्जियां भी, और सोल्ड इन सील्ड, उसको बेचा जाता है एयर टाइट पैकेट्स में, ठीक है, एयर टाइट पैकेट्स में, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन देम, ठीक है। कुछ कुछ हरा सब्जियां और कुछ कुछ ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश वगैरह, बादाम, काजू वगैरह, सब पिस्ता वगैरह सब हो गया, राइट। तो इस सबको जो है वो कुछ पैकेट्स में हम लोग प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद कर देते हैं, और जिसमें एयर जो है वो निकाल करके, ताकि ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो चीजें करते हैं, और हरा सब्जी भी बेचते हैं, इस प्रकार से लोग करके उसको, ठीक है। तो मुझे यकीन है कि इस लेक्चर में बहुत सारे चीजों को सीखने का मौका मिला होगा। तो आप क्या करो, आप इतने सारी चीजों को लिख लो। चलो मैं फिर से दोबारा से हट गया हूँ, आप चाहो आप इसे लिख लो। चलो लिख लिया इसे, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बोलेगा नहीं। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ठीक है डियर, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो बोलिएगा, और कैसा लगता है वो भी जरूर बताइएगा नीचे मैसेज सेक्शन में, चैट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है ना। तो ठीक है, बहुत सारी बातों करूंगा मैं आपसे, बट कुछ नेक्स्ट क्लास में करूंगा, वो भी कुछ नया अंदाज में, ठीक है। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट वेट। सो लव यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर डे, टेक केयर।